है। जौनपुर मेरा जन्म स्थान है और मुझे जौनपुरी होने पर बहुत गर्व है। बिहार के शिक्षक किसी जेल में बनते तो वहाँ पर वो शिक्षक बन जाते हैं, मतलब पढ़ाई जेल में करते हैं, तो कैसे कैसे पॉसिबल होता है? परिवार से लगभग मैं 12 बजे रात यहाँ पहुँची थी, परिवार लोगों से मिली और मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई वर्दी में देखकर मुझे। हमारे मोहल्ले वालों को भी खुशी हुई। ढोल नगाड़े खूब बज रहे होंगे। नहीं, 12 बजे रात तो किसी को पता भी नहीं था। तो जितने पारंपरिक होते हैं उतने ही रूढ़िवादी भी होते हैं और रूढ़ियों को तोड़ना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को मैंने अपने माता पिता के सहयोग से ही पूरा किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। मेरे साथ एक बहादुर महिला हैं जो है इनके जेल में खूंखार कैदी कैद होते हैं। इनका नाम है विजय लक्ष्मी गुप्ता, डिप्टी जेलर हैं सीतापुर में। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। आपकी कहानी जब मैंने सुना तो हमें लगा कि आपकी कहानी पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि आप जिस स्थिति और परिस्थिति से उठ कर आई हैं, कई लड़कियों की आप प्रेरणा है। क्या कहना चाहेंगी? ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है, बट ये कहूँगी मुझे लगता है हर लड़की को एक प्रेरणा ही बनना चाहिए। जिस तरह समाज है और समाज की मानसिकता है, अगर लड़कियाँ आगे बढ़ने के लिए खुद प्रेरित नहीं होंगी, खुद आगे नहीं बढ़ेंगी, तो अपने समाज की अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम नहीं कर पाएंगी और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं खोल पाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है, अगर आपको लगता है कि लड़कियाँ दूसरों के लिए प्रेरणा है, तो मैं तहे दिल से इस पर प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहूँ। सिगरारा थाना क्षेत्र में एक ही घर से एक पिता की 3 बेटियां हैं और तीनों जो है पुलिस में उनका चयन होता है। इससे गांव में खुशी होती है, परिवार में खुशी होती है। लेकिन जब वही बेटियां पढ़ लिख रही होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, तो अभी एक वीडियो बिहार से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक बच्ची का 1 नंबर कम था, जैसे उसमें 400 अंक आने थे, 1 अंक कम आ गया तो उसको जो है साइंस साइड न लेकर के आर्ट लेना पड़ा। तो इसको लेकर के बच्ची रो रही थी, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, पहले तो मैं सिकरारा की उन तीनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। समाज के लिए तुम भी एक प्रेरणा स्रोत बनोगी, भविष्य में देश में भावी देश निर्माण में योगदान दोगी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और जहाँ तक बिहार की जिस घटना के बारे में बताया कि 1 नंबर से कोई बेटी पीछे रह गई, तो ये कहीं ना कहीं सफलता में बाधक नहीं है। आपको हर असफलता जीवन में एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। तो आप उस 1 नंबर को कमी बना के न चलिए, बल्कि कमी को सुधार के लिए एक आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर चलिए, ताकि आप अन्य लाइफ में जब भी आगे बढ़ें तो धीरे धीरे अपने स्टेप में, अपनी सफलता के स्टेप में आप आगे बढ़ते रहिए। तो उसको बिल्कुल भी कमी के नॉल में, जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है और जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ आप आगे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगे। जो भी कला में भी महिलाएं बहुत आगे कर रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कहा जाए तो महिलाएं अब जो है सुई से लेकर के हवाई जहाज तक चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं सुई से लेकर हवाई जहाज चला रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतीय नारियां अपने सफलता का परचम हर क्षेत्र में लहरा रही हैं। मैम, जब मैं यहाँ पे बैठा था और काफ़ी दिनों से आपकी कहानियाँ सुन रहा था, तो जब आप पढ़ रही थी तो क्या कैसे मन में आया कि मुझे पुलिस बनना है? क्योंकि आप एक गरीब घर से हैं, उस गरीब घर की बेटी हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई मुश्किल है, कमाना खाना मुश्किल है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कैसे आपके मन में एक ऊंची उड़ान देख लिया जाता है कि मुझे जो है ऊंची सफलता लेनी है, एक ऊंची उड़ान लेनी है, इस जहाँ को दिखाना है? कैसे आपके मन में आता है? देखिए, जब राह में बाधक हो ना, बाधाएं जब होती हैं तो कभी कभी उसे भी हम एक इंसेंटिव के तौर पे लेते हैं कि जब बाधाएं ज़्यादा दबाव डाले तो आप उस पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम आपने सुना होगा सर साइंस में। तो वही प्रतिक्रिया हमारी भी रही होगी समाज में। और बचपन से हमेशा कुछ अलग करने की प्रेरणा तो थी कि हाँ, कुछ करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह नहीं बन पाई। लेकिन अपने माता पिता और अपने भाइयों बहनों के सहयोग से मैं इस मुकाम तक हासिल कर पाई हूँ और उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कितने भाई बहन हैं आप? हमारे तो 6 बहनें हैं और 3 भाई थे, जिसमें से 2 भाई हमारे एक्सपायर कर गए हैं। तो हमारे वर्तमान में सेकंड वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए और मेरे हर डिसीज़न में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप 6 बहन हैं और मान लीजिए 2 भाइयों का दुखद है, एक भाई अभी आपके साथ मतलब हैं। तो इन बीच में कभी जब आप पढ़ाई कर रही तो और मुश्किल दौर रहा होगा बेटियों को लेकर के,
पढ़ाई लिखाई में माता पिता का जागरूक होना। आज के समय में पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हैं। ऐसी कम खबरें देखने को मिलती है बेटियों के बीच भेदभाव करें, लेकिन कहीं कहीं से आ जाती है। तो उस दौर में माता पिता कैसे कैसे समझाई थी, क्योंकि गांव समाज। देखिए, मुझे लगता है मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माता पिता बहुत प्रोग्रेसिव सोच के हैं। उन्होंने कभी भी बेटी बेटों में फ़र्क नहीं किया। जितने भी संसाधन उनके पास थे उतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कभी भी मेरी राह में बाधक नहीं बने। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर देखा कि हमारी प्रेरणा कितनी है। अगर हमारी प्रेरणा है और मैंने अगर उनको उनके सामने रखा तो जिस लेवल तक वो सहयोग कर सकते उन्होंने मुझे सहयोग किया। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग और मेरी मेहनत, इन सब से मिलकर मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। यहाँ पर मैम आप बता, जैसे आपके पास दुकान भी है, तो दुकान में भी आप कामकाज करती थी उस समय? जी, थोड़ा बहुत पढ़ाई जो हो सकता पढ़ाई था वो कैसे? मैं करती थी। वो मैं दुकान नहीं, वो मैं अपने घर का काम समझ के करती थी और जितना मुझसे हो सकता था मैं सहयोग करती थी। उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी आपकी, मतलब क्या हो रहा था? देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति कैसी होती है सभी को पता है। उनकी वो जितने पारंपरिक होते हैं उतने ही रूढ़िवादी भी होते हैं और रूढ़ियों को तोड़ना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को मैंने अपने माता पिता के सहयोग से ही पूरा किया है। क्योंकि आप केवल एक परिवार के नहीं होते, आप एक समाज के होते हैं और जब समाज बाधक हो और परिवार सपोर्ट में हो तो कोई भी परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप भी बाहर पढ़ाई करने के लिए जिद की थी कि यहीं पे घर पे तैयारी करती थी? मैं तैयारी भी करती थी और मेरी इसी लगन को ही देखकर मेरे माता पिता और मेरे भाइयों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। कहाँ कि गई थी पढ़ने? सबसे पहले तो मैं प्रयागराज गई थी यहाँ से पढ़ने। उसके पहले मैं यहीं पे आपके ये आपके तरहटी रोड पे डीजीपी जगमोहन यादव के स्कूल में इंटर कॉलेज में टीचर थी, प्राइवेट। वो मेरी पहली नौकरी थी और वहीं से मेरी जीवन की शुरुआत हुई। सैलरी आती थी? सैलरी तो वहाँ मुझे 1,000 रुपये महीना मिलता था। वो मेरी क्या पहली बात है। सैलरी थी और वहीं से मेरी शुरुआत भी हुई थी। 1000 सैलरी जी मिलती जी, 1,000 सैलरी से मेरी शुरुआत हुई थी। और बात सैलरी की नहीं थी, बात थी सेल्फ डिपेंडेंट होने की। मैं पढ़ाई के बाद घर बैठना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं कुछ इनोवेटिव करती रहूं। और मैंने वहाँ पे कभी एक शिक्षक के तौर पे नहीं, बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाया। कभी ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ जॉब करती हूँ। वहाँ मेरी खुद की प्रेरणा थी। मैं चाहती थी कि हमेशा उन गरीब तबके के लिए कुछ कर सकूं। माना कि शिक्षा के ही माध्यम से, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उन बच्चों को चाहती थी जागरूक करना और मैंने वहाँ अपना 100% दिया। शिक्षा के बारे में कहा जाता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सही बात भी है। शिक्षा आपको एक मजबूत इंसान बनाती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। एक शिक्षित व्यक्ति समाज का एक वर्चस्व कायम करता है और शिक्षा से ही आप समाज में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करते हैं। ये बात सर्व जग जाहिर है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मैम आप स्कूल में पढ़ा रही थी, टीचर थी, उसके बाद अब मन में आता है कुछ करने की, जी जी। तब आप घर में जिद करती हैं, नहीं पापा मुझे भेजिए, मैं प्रयागराज जाऊंगी। तो माता पिता आसानी से मान गए थे कि बहुत, मतलब गांव में कहा जाता है बहुत बार पैर छुई आप? नहीं, शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। मैंने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया था पीजी के लिए, तो परिवार से थोड़ा सा परमिशन नहीं मिला। शुरू की परिस्थितियाँ इस तरह थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर पे ही रह के तैयारी करूँगी। और जॉब भी किया मैंने, तैयारी भी किया। मेरी लगन ही देखकर उन लोग को लगा कि शायद मेरी बेटी का इंटरेस्ट ज़्यादा है। मानेगी नहीं। तो भाई ने, मेरे सेकंड वाले भैया हैं, उन्होंने मम्मी पापा को कन्विंस किया आगे जाने के लिए कि हाँ इनको भेजते हैं। मैंने यहाँ तक कहा कि आप मुझे पैसे मत दो, बस मुझे परमिशन दे दो, मैं अपने दम पे कर लूँगी। बट बड़ों का आशीर्वाद रहा। क्या मन में था? मन में यही था कि भाई पढ़ना है, अपने पैरों पे डिपेंड होना है। तो ये तो मैंने प्रयागराज जाके डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर वहीं से मेरी तैयारी शुरू हुई। जॉब करते हुए मैंने तैयारी भी की और बहुत सारी नौकरियाँ ली और अच्छा। यहाँ तक। जी हाँ। और कई सारी नौकरी आप लेकर के छोड़ चुकी हैं? जी जी हाँ। कौन कौन सी? मैं जब प्रयागराज गई तो उसी दौरान मेरा कस्तूरबा गांधी में, प्रयागराज और कस्तूरबा गांधी प्रतापगढ़ में दोनों जगह सिलेक्शन हुआ। पहली रैंक थी मेरी दोनों जगह पे। तो मैंने प्रयागराज चुना प्रतापगढ़ की बजाय, क्योंकि यहाँ से मेरी तैयारी और पढ़ाई और नौकरी दोनों हो जाती थी। उसके पहले मैं बीपीओ सेक्टर, मैंने लगभग 1.5 साल जॉब किया था प्राइवेट, और उसी दौरान मैंने इंटरव्यू दोनों जगह का दिया। मेरा दोनों जगह सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 72,000 वैकेंसी में मेरा मिर्ज़ापुर सिलेक्शन हुआ था, जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे और पीसीएस का इंटरव्यू मेरा लगा था लोअर का। तो सिलेक्शन के बाद मैंने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट निकाल लिए, तो मुझे ज्वाइन करने की नौबत नहीं आई। और उसी दौरान मेरा डिप्टी जेलर पद पे भी चयन हुआ और नगर निगम में लोअर पीसीएस 2030 में भी चयन हुआ। तो मैंने नगर निगम ज्वाइन कर लिया। बाद में 2-3 साल रह के फिर मैंने डिप्टी जेलर ज्वाइन किया, और जैसे डिप्टी जेलर मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने में मेरा समीक्षा अधिकारी का भी रिजल्ट आ गया। उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई। लेकिन चूंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं उस
समीक्षा अधिकारी को मैंने क्विट कर दिया। अच्छा, यहाँ किसी को एक नौकरी नहीं मिल रही है मैम, आप इतना ढेर सारी लेकर बैठ गई थी। सब ईश्वर का आशीर्वाद है और माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का सहयोग है, उसी के दम पे मैं कुछ कर पाई प्रयागराज हूँ। में कितने साल तैयारी की, कैसे तैयारी की? प्रयागराज से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, 2007 से लेकर अभी तक बनी हुई हूँ और कहीं भी पोस्टिंग रही है, लेकिन प्रयागराज आना जाना मेरा सदैव लगा रहा। थोड़े समय लिए दिल्ली भी बीच बीच में चली जाती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एक आध महीने के लिए, 10-15 दिन के लिए, और प्रयागराज तो शुरू से अभी तक बनी हुई हूँ। ऐसा अभी कोई नाता टूटा नहीं है मेरा। अभी भी सीनियर जूनियर्स हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहता है उनके साथ मेरा। तो वहाँ से जब पहली बार वर्दी पहन के घर आती हैं सिलेक्शन होने के बाद? बिल्कुल, पहली बार मैं लखनऊ से वर्दी पहन के ही आई थी। हमारी पीओपी हुई थी तो पीओपी के बाद मैं वर्दी में ही घर पे आई थी यहाँ पे, और परिवार से लगभग मैं 12 बजे रात यहाँ पहुँची थी, परिवार लोगों से मिली और मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई वर्दी में देखकर मुझे। हमारे मोहल्ले वालों को भी खुशी हुई। ढोल नगाड़े खूब बज रहे होंगे। नहीं, 12 बजे रात तो किसी को पता भी नहीं था। अच्छा। और मैं ज़्यादातर अपने काम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करती हूँ, प्रोपेगेंडा नहीं करती हूँ किसी चीज़ का, तो शायद किसी को पता भी नहीं था मैं आ रही हूँ। सिर्फ मम्मी पापा को बताया गया था। इवन मेरे रिजल्ट के बारे में भी मैंने किसी को बताया नहीं था, तो पेरेंट्स को बताया था, पेरेंट्स को पता था, और फिर बाकी बाद में सब लोग को पता चला, सबने धीरे धीरे बधाई दी मुझे। तो इसी तरह रहा। मैम, एक बहादुरी की कहानी आती है तो किस किस कैसे खूंखारों से निपटती हैं आप? क्योंकि कहा जाए तो जितने भी खूंखार होते हैं आपके ही जेल में कैद होते हैं। देखिए, व्यक्ति खूंखार होता है, लेकिन मेरा एक बात मानना है कि आपका आत्मविश्वास जितना बड़ा होगा आप उनसे ज़्यादा खतरनाक होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, आत्मविश्वास विहीन बलवान कमज़ोर व्यक्ति है और आत्मविश्वास युक्त व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति होता है। तो आपका आत्मविश्वास ही आपको ताकतवर बनाता है। तो इस सिचुएशन में मैं अपने आत्मविश्वास के दम पर उनको फेस करती हूँ, बिल्कुल निडर और निर्भीक होके। अगर आप सही हैं, परिस्थितियों पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो कोई भी आपको डरा नहीं सकता, मेरा मानना है ऐसा। तो अभी ड्यूटी वहीं पे चल रही है? जी हाँ, अभी ड्यूटी मेरी वहीं पे चल रही है। कभी ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं इस जॉब में दिक्कत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब जो छोड़ के आई हूँ फिर वहीं चलते हैं। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, आप डिसीज़न लेके पछताते नहीं हैं, और परिस्थितियाँ कोई भी हो, अगर हम उसे फेस करने में सक्षम नहीं है तो हमारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। तो हर परिस्थिति को सक्षम करने की प्रेरणा मुझे हमेशा अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से मिली है, और मैं उन परिस्थितियों में लड़ते हुए आगे बढ़ी हूँ। कभी मैंने स्किप करना नहीं सीखा कि परिस्थितियों से लड़ के मैं बैठ जाऊँ। मेरी आदत है हमेशा परिस्थितियों को फेस करना, उनसे लड़ते रहना जब तक उसका समाधान ना हो जाए। तो एक अधिकारी को जो है ईमानदार होना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो कई खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं, खासकर आपके विभाग वालों से लोगों को डर लगता है, तो क्या कहना चाहेंगी जो आम जनता पब्लिक देख रही है? देखिए, विभाग की जो इमेज है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, और वर्तमान में उसका परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल चुका है। आपका जो प्रशासन है वो सुधारात्मक सेवा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य बंदियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि अंदर सुधार लाना है, ताकि वो भविष्य के एक सक्षम और जागरूक नागरिक बन सके। और जो धारणा लोगों के मन में बैठी वो सरासर अंग्रेज़ों के ज़माने की। वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल चुका है। बंदियों के मानवीय अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाती है, और उन्हें समाज के एक संभ्रांत और सभ्य नागरिक बनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। योगा भी होता है, कई एक्टिविटी होती है, थोड़ा बताएंगी जेल में क्या क्या एक्टिविटी? जेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा, कौशल विकास, बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं। हाँ, बंदियों के लिए भी कुंभ स्नान भी कराया, उनके आध्यात्मिकता का विकास, योगा, हवन, कुंड, ये सब भी कराया जाता है। बंदी जो पुराने वहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। सैटरडे और मंगलवार को वहाँ पे हनुमान चालीसा, अखंड रामायण का पाठ भी होता है। तो हमेशा समय समय पे बंदियों के सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान का प्रयास किया जाता है। अभी एक खबर आई थी, बिहार के एक शिक्षक किसी जेल में बंद थे, तो वहाँ पर वो शिक्षक बन जाते हैं, मतलब पढ़ाई जेल में करते हैं, तो कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, सरकार के द्वारा विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम जेलों में चलाए जा रहे हैं। तो उन्हीं कार्यक्रमों के तहत इग्नू के कार्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें बंदियों को पढ़ने लिखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वो ऑनलाइन कोर्सेज माध्यम से एडमिशन लेते हैं और परीक्षा में बैठते हैं, और सफल होने पर फिर वो नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं वहाँ से। तो उसी मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ होगा। कैदियों से आप लोग हमेशा जो है मतलब अच्छे से पेश आते हैं? अब बिल्कुल, कैदियों से हम लोग अच्छे से ही, क्योंकि
जेलों का वर्तमान जो स्वरूप है वो सुधारात्मक है और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में ही रखते हुए हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। हमारी भूमिका एक कस्टोडियन की होती है, एक संरक्षक की होती है और उसी नियम के तहत हम उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कभी कोई ऐसा कैदी मिला हो मैम, एक बार निकल जाए कभी नहीं आएंगे, कभी कोई गलती नहीं करेंगे? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सुधर कर जाते हैं जेलों से, तो वो कहते हैं कि अब मैं एक अच्छा नागरिक जीवन जीऊँगा और दोबारा जेल की तरफ मुख नहीं करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जेलों से गए फिर वापस लौट के नहीं आए। ये तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अपराधी होते हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं, फिर जेल से निकल के वो सामान्य व्यक्तियों का जीवन जीते हैं वो। मैम आप उस ज़िले से हैं जिस ज़िले में एक ही गांव में माधव पट्टी है, वहाँ से एक एक घर में आईएएस हैं, पीसीएस हैं, तो आप उस ज़िले से आती हैं और आपका घर मुगरा बादशाहपुर है। क्या कितना गर्व होता है जब माधव पट्टी का नाम सुनती हैं, जौनपुर का नाम सुनती हैं, मुगरा बादशाहपुर का नाम सुनती हैं, तो कितना अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है। जौनपुर मेरा जन्म स्थान है और मुझे जौनपुरी होने पर बहुत गर्व है। और जहाँ तक माधव पट्टी की बात है, तो जौनपुर शहर का एक प्राचीन इतिहास रहा है शिक्षा के केंद्र में। शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और सिराज-ए-हिंद इसे यूं ही नहीं कहा जा सकता। सिराज-ए-हिंद का मतलब होता है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र। भारत प्राचीन काल से ही सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जा रहा है अपना जौनपुर भारत में। तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र ये शुरू से रहा है और आज उस जौनपुर के ज़िले की माधव पट्टी गाँव में मैंने सुना है जो कि एक ही गाँव में 60 से 65 जितने हैं लोग आईएएस पीसीएस हर गाँव में घर हैं। में है। हाँ, हर घर में है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि मैं उस जन्मभूमि का हिस्सा हूँ जहाँ हर घर से लगभग एक गाँव से हर घर से एक आईएएस पीसीएस दे रहे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मुझे इस पर गर्व है। जौनपुरियों और जौनपुर की बेटियों के लिए क्या कहेंगे? और आपके विभाग को 60,000 और नए लोग मिले हैं। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएँ सबके साथ हैं और जौन की बेटियों को कहना चाहूँगी कि तुम किसी से कम नहीं हो। अपनी सफलता का परचम हर क्षेत्र और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में फहराओ। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और जहाँ कहीं भी आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत है, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी बहादुर महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी गुप्ता जी, डिप्टी जेलर हैं सीतापुर में। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।